अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग उर्दू में एक नया चैप्टर दो गज़ ज़मीन पढ़ने जा रहे हैं। मैं ये सबक आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूँ, आप लोग इसको सुने और अपनी किताब में साथ ही साथ देखें कि कोई हर्फ अगर आपको मुश्किल लगे तो उसको देख करके अपना तलफ़ुज़ भी दुरुस्त करें, पढ़ने का तरीक़ा भी सही करें। बहुत दिन हुए रूस के एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था नुचूम। नुचूम को इस बात का गम खाया जाता था कि वह एक बड़ी ज़मीन का मालिक नहीं है, यानी उसके पास एक बड़ी ज़मीन नहीं थी। इसी बात को लेकर के वो मुतफक्किर रहता था, वो परेशान रहता था। वो चाहता था कि उसके पास इतनी ज़मीन हो कि कोई किसान उसकी बराबरी न कर सके। इसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो काफ़ी ज़मीन की मालिक थी। उसने अपनी ज़मीन बेचने का इरादा किया। गांव के बहुत से लोगों ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक ज़मीन के छोटे बड़े टुकड़े ख़रीद लिए। नुचूम भी ज़मीन ख़रीदना चाहता था, मगर उसके पास रकम कम थी। आखिर ज़मीन की मालिका उस पर राज़ी हो गई कि बकिया रकम वो साल भर बाद अदा करे। इस तरह नुचूम ने भी थोड़ी सी ज़मीन ख़रीद ली। अब उसके पास पहले से ज़्यादा ज़मीन थी, मगर उसके दिल को इत्मीनान ना था। उसका जी चाहता था कि वह एक बड़ा ज़मींदार बने। यानी वो बुढ़िया ने जब ज़मीन बेचा, उसको भी उसमें से इसने ज़मीन ख़रीद ली, लेकिन इससे भी वो मुतमईन नहीं था, क्योंकि इंसान का दिल जो होता है वो मचमोर यानी और ज़्यादा की तलब में होता है। अल्लाह के रसूल ने भी कहा है कि अगर इंसान के पास सोने की एक वादी हो या सोने का एक मैदान हो, वो क्या ख्वाहिश करेगा? तब भी नहीं रुकेगा, उसकी आरज़ू ख़त्म नहीं होगी, बल्कि वो ख्वाहिश करेगा कि काश एक और होता। तो ये तो इंसानी फितरत है। एक दिन नुचूम अपने सहन में बैठा था कि एक मुसाफिर इधर से गुज़रा। नुचूम ने उसे आवाज़ दी और पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं? मुसाफिर ने बताया कि मैं वालगा नदी के उस पार एक ज़मीन देखकर आ रहा हूँ। वहाँ एक नई बस्ती बसाई जा रही है और लोगों को मुफ्त ज़मीन दी जा रही है। उसके अलावा कोई चाहे तो ज़्यादा ज़मीन ख़रीद भी सकता है। नुचूम के दिल की मुराद भर आई। वह अपनी ज़मीन और मकान बेच के वहाँ चला गया और सरकार से मिलने वाली ज़मीन के अलावा मज़ीद ज़मीन ख़रीद कर एक बड़ी ज़मीन का मालिक हो गया। उसने गांव की बूढ़ी औरत को बकाया रकम भी अदा कर दी। नई जगह पर नुचूम की दोस्ती नए लोगों से हुई। उनमें से कई ऐसे थे जिनके पास नुचूम से ज़्यादा ज़मीन थी। चुनांचे उसे अपनी ज़मीन फिर छोटी लगने लगी। एक दिन एक ताजिर से नुचूम की मुलाकात हुई। वो ताजिर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाकर अपना माल बेचता था। उसने नुचूम को बताया, यहाँ से दूर बाशकरों के इलाक़े में ज़मीन बहुत सस्ती है। बाशकरों के पास ज़मीन बेहिसाब है, मगर वो खेती बाड़ी करना नहीं जानते, मवेशी पालते हैं, इसलिए ज़मीन बहुत सस्ते दामों बेच देते हैं। ये लोग बहुत सीधे साधे हैं। अगर उनके लिए तोहफे ले जाओ तो वह और खुश हो जाएंगे। ये सुनकर नुचूम की बाँछें खिल गईं और वहाँ के लिए रवाना हो गया। उसने बहुत से तोहफे तोहफ़ ख़रीदे और एक नौकर को साथ लेकर बाशकरों के इलाके की तरफ चल पड़ा। 7 दिन और 7 रात का सफ़र करने के बाद उनकी घोड़ा गाड़ी बाशकरों के इलाके में पहुंच गई। तोहफे पाकर बाशकर बहुत खुश हुए और नुचूम का शुक्रिया अदा करके पूछा, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? मैं आपकी कुछ ज़मीन ख़रीदना चाहता हूँ। नुचूम ने कहा, हमारे पास बहुत ज़मीन है, आप जितनी और जिधर की ज़मीन चाहें पसंद कर लें। एक लंबे कद का नौजवान जो खाल की टोपी पहने हुए था बोला। ये बाशकरों का सरदार था। ज़मीन की कीमत? नुचूम ने सवाल किया। 1 दिन के 1000 रूबल, सरदार ने जवाब दिया। मैं समझा नहीं, नुचूम ने कहा। मतलब यह है कि एक दिन जितनी ज़मीन के अतराफ़ आप चक्कर लगा लें वो 1000 रूबल में आपकी हो जाएगी, सरदार ने जवाब दिया। एक दिन में तो आदमी बहुत बड़ी ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा सकता है, नुजूम ने खुश होकर कहा।
सरदार ने जवाब दिया, जी हाँ, मगर शर्त यह है कि जिस जगह से आप सूरज निकलते ही चलना शुरू कर देंगे उसी जगह सूरज डूबने से पहले आपको पहुंचना होगा। अगर आप पहुंच गए तो जितना बड़ा चक्कर आप लगा लेंगे उसके अंदर की सारी ज़मीन आपकी होगी, और न पहुंच पाए तो ना ही ज़मीन मिलेगी और न ही आपकी रकम वापस होगी। एक शर्त लगाया कि जहाँ से आप शुरू करेंगे अपना चक्कर लगाना वहाँ सूरज डूबने से पहले पहले आपको पहुँचना भी होगा। नुचूम ने पहले ही से तय कर लिया था कि मशरिक से उभरते ही हुए सूरज की तरफ चलना शुरू कर देगा। वो दोपहर से पहले बाएं को घूम जाएगा और चक्कर लगाता हुआ शाम से पहले लौटकर टीले पर पहुंच जाएगा। भला नुचूम को इसमें क्या एतराज़ हो सकता था। उसने फौरन ये शर्त मान ली। रात ज़्यादा हो चुकी थी। नुचूम सोने के लिए चला गया। सूरज की पहली किरण के साथ उसको अपना सफ़र शुरू करना था। उसने जल्दी से मुलाजिम को जगाया, तेज़ी से तैयार हुआ और फौरन सरदार की झोंपड़ी में पहुंच गया। सब बाशकर वहां पहले ही पहुंच चुके थे। नाश्ता करके सूरज निकलने से पहले ही टीले पर जमा हो गए। नुचूम को यहीं से अपना सफ़र शुरू करना था। सरदार ने उससे 1000 रूबल लेकर अपनी टोपी में डाले और फिर टोपी ज़मीन पर रख दी। चुनांचे उधर सूरज ने मशरिक से झांका और उधर नुचूम ने अपना पहला कदम उठाया। इसके पीछे पीछे कई बाशकर ज़मीन में खूंटियाँ लगाते गाड़ते चले आ रहे थे। तकरीबन 5 किलोमीटर तक वह एक ही रफ्तार से चलता रहा, न बहुत तेज़ न बहुत आहिस्ता। इतनी दूर चलने के बाद उसके जिस्म में गर्मी आ गई। उसने अपनी बास्केट के बटन खोल दिए और ज़रा तेज़ चलने लगा। कोई 5 मील और चलने के बाद उसे थकन महसूस होने लगी। सूरज भी अब काफ़ी ऊपर चढ़ गया था और उसकी किरणें आंखों में चुभने लगी थीं। नुचूम ने सोचा कोई 5 मील सीधा चलने के बाद वो बाएं तरफ मुड़ जाएगा और सूरज के ऊपर आते ही वापसी का सफ़र शुरू कर देगा। मगर वो जितना आगे बढ़ता जा रहा था उतनी हरियाली और ऊंची घास उसे नज़र आती थी। उसका मतलब ये था कि यह आगे की ज़मीन ज़्यादा जरखेज़ है। वो लालच में आकर बढ़ता गया और बाएं तरफ मुड़ना ही भूल गया। नुचूम जितना आगे बढ़ता जाता था उतनी ही अच्छी ज़मीन उसके पैरों तले आती जाती थी और ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हासिल करने की उसकी हवस बढ़ती जाती थी। चुनांचे वह अपनी रफ्तार और बढ़ा देता था। अचानक उसकी नज़र अपने साये पर पड़ी जो उसके साथ साथ दौड़ रहा था। उसका मतलब यह था कि सूरज मगरिब की तरफ ढल चुका था, लेकिन वो वापस मुड़ने के बजाय बाएं तरफ बढ़ता चला जा रहा था। वो सोचने लगा अब टीले की तरफ मुड़ना चाहिए, मगर ज़मीन के लालच ने उसे मुड़ने न दिया और वो आगे बढ़ता ही गया। सूरज डूबने में अब ज़्यादा देर न थी, मगर अब तक उसे टीला दिखाई न दे रहा था। उसकी सांस लोहार की धूकनी की तरह चल रही थी। हलक में प्यास से कांटे पड़ गए थे। थकन से दम निकल रहा था, मगर वो दौड़ता गया। डूबते सूरज की किरणें उसकी आंखों में चुभने लगीं और सामने का मंजर धुंधला सा हो गया। अब उसे टीला नज़र आने लगा था। सूरज टीले के पीछे चला गया था, इसलिए वो टीले पर खड़े हुए लोगों के धुंधले साए देख सकता था। वह लोग हाथ हिला हिलाकर उसे बुला रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ें उसके कानों में नहीं पहुंच रही थीं, क्योंकि अभी काफ़ी फासला बाकी था। सफ़ा नंबर 107 पे देखिए। नुचूम ने अपनी रफ्तार और भी तेज़ कर दी। जैसे जैसे टीला नज़दीक आता गया उसकी जिद्दोजहद भी तेज़ होती गई, लेकिन अब पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे। उनसे खून रिसने लगा था। कानों में सीटियाँ सी बजने लगी थीं। दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। दम फूलने लगा था और जिस्म पसीने में शराबोर था, मगर वो रुक नहीं सकता था। उसे एक बहुत बड़ी ज़मीन का मालिक जो बनना था। किसी न किसी तरह वो टीले के करीब पहुंच गया। लोग उसकी हिम्मत बढ़ा रहे थे। और तेज़ की सदा की आवाज़ें उसके कानों में गूंजने लगीं। वो टीले पर चढ़ने लगा। सरदार की टोपी उसे साफ दिखाई दे रही थी। फिर वो जान तोड़ कर दौड़ने लगा, लेकिन तेज़ी से टीले पर चढ़ना आसान न था। वो बार बार ठोकरें खा रहा था। उधर सूरज की किरणें टोपी के किनारों को छू रही थीं। अचानक नुचूम ज़बरदस्त ठोकर खाकर गिर पड़ा। गिरते गिरते भी अपना हाथ टोपी की तरफ बढ़ाया, मगर वो उसकी उंगलियों में से अब भी कुछ दूर रही थी।
सूरज डूबने के साथ साथ नजूम की ज़िंदगी का आफताब भी हमेशा के लिए गुरूब हो गया। उसकी दिल की हरकत बंद हो चुकी थी। सरदार की टोपी और नजूम के बीच 2 गज का फासला बाकी रह गया था। इसी जगह पर कद खोद खोद कर नजूम को दफना दिया गया। हर इंसान की तरह नजूम के हिस्से में भी 2 गज ज़मीन ही आई थी। टालस्टाई, क्या मतलब हुआ कि नजूम ज़मीन के चक्कर में इतना लालची हुआ और उसको लालच ने इस कदर घेरा कि ये बेचारा अपनी जान की परवाह और बाजी लगा करके भी वो ज़मीन हासिल करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में न खुदा ही मिला न वैसाने सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, न तो उसे वो ज़मीन मिली और उसके साथ साथ उसने अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो दिया। तो ये हाल है। ज़रूरत इस बात की है कि इंसान इस दुनिया में जब ज़िंदा रहे तो बहुत ज़्यादा लालच ना पाले, बल्कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करे कि उसे उतना ही माल और दौलत हासिल हो जितना कि उसे चाहिए, बस उससे ज़्यादा कि वो लालच हरगिज़ ना करे। यहीं हमारा एम होना चाहिए। अब इस लेसन के बाद इससे आगे का लेसन हम लोग, जो कि इससे आगे का लेसन हमारे सामने है, वो है एक मकड़ा और मक्खी। ये हम लोग कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।